गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार वृत्तांत इतिवृत्त, इसमें हमने जो मुगलों की राजधानियाँ, उनके शाही दरबार कैसे थे, उनकी शान शौकत किस प्रकार से थी, ठीक है, राजधानियाँ उनकी कहाँ कहाँ रही, दरबार में स्पेशल क्या विशेषताएं थी, ये सब हमने कल इसमें पढ़ा था। अब आज के हिस्से में हम पढ़ेंगे भी झरोखा। उनके जो शाही दरबार थे उनमें शिष्टाचार, सबसे पहले दरबारी शिष्टाचार देखा था हमने, ठीक है। फिर दरबार में अभिवादन करने का, आदर सत्कार करने का तरीका क्या था। अब आ जाता है झरोखा। झरोखा क्या चीज़ है, कैसी होती है, इसकी क्या महत्ता थी, ठीक है। झरोखा मुगल दरबारी व्यवस्था में अकबर द्वारा जोड़ी गई परंपरा थी, यानी मुगलों के शासन के अंदर और जो पुराने जितने भी मुगल शासक हुए थे, इन्होंने इस परंपरा को नहीं जोड़ा था। अकबर से पहले बाबर और हुमायूं जो दो और शासक हुए थे, यानी इसके पिता और दादा, उन्होंने नहीं जोड़ा था। ये मतलब परंपरा किसने जोड़ी? अकबर ने जोड़ी थी। अब है यह प्राचीन भारतीय शासकों से ली गई थी, यानी इससे भी पहले जो प्राचीन शासक थे उनसे ये प्रथा ली गई थी। इसमें शासक प्रातः उठते सामान्य प्रार्थना इत्यादि के बाद अपने महल के एक विशेष हिस्से में बनी खिड़की यानी झरोखे पर सूर्य की ओर मुंह करके बैठ जाता था। इस जगह के ठीक नीचे काफी खुली जगह होती थी, जिसमें सैनिक, व्यापारी, कृषक, शिल्पकार, यहाँ तक कि बीमार बच्चों के साथ औरतें होती थी। वो सूर्योदय से पहले वहां एकत्रित हो जाते थे तथा शासक की झलक पाते ही ऊंची आवाज में बोलते थे, बादशाह सलामत, ठीक है। ये जोधा अकबर नाटक भी था, एक मूवी भी आई थी, आपने देखा भी होगा, और उपन्यास में भी है कि वहाँ के जो लोग थे वो सुबह सुबह अपने यहाँ जैसे राम राम नमस्कार, है ना, अपन जैसे बोलते हैं, इस प्रकार से वहाँ बोलते थे बादशाह सलामत, ऊंची आवाज में जोर से बोलते थे। किसको? उसको, अकबर को खुश करने के लिए। झरोखे का मतलब होता है खिड़की, यानी जो राजा होता है, इनके किले हैं बहुत ऊंचे होते थे। किलों के अंदर जब अपने शयन कक्ष से जब सुबह उठता था, है ना, सबसे पहले महल के एक विशेष हिस्सा था, वहां पे ये आके खड़ा हो जाता, जिसे अपन आप बोलते हैं भाई बालकोनी बोल देते हैं जिसको, ठीक है। बालकोनी के हिस्से के अंदर एक खिड़की होती थी, इसको जब ये खोलता था झरोखे को, तो सूर्य की तरफ मुंह करके बैठता था। नीचे खुला मैदान होता था, वहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे, महिलाएं, बीमार बच्चों के साथ, सैनिक, शिल्पकार, यानी इसके जो भी इसके उसमें शासन में रहने वाले जितने भी जो लोग थे, इसके महल में जो काम करते थे, जो भी वहाँ घूमता था, सब जोर से ऊंची आवाज में बोलते थे कि बादशाह सलामत। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई यह परंपरा अटूट चलती रही तथा इसका विश्वास था कि इससे जनता का सत्ता में विश्वास बनता है। औरंगजेब ने बाद में इसे गैर इस्लामी घोषित करते हुए बंद कर दिया था। यानी ये जो परंपरा है ये काफी दिनों तक चली थी, ठीक है। और औरंगजेब है, इसने ये कह दिया था कि भाई ये जो परंपरा, जो अकबर ने जो परंपरा ली है, ये पुराने जो हिंदू शासक हैं उनसे ली है, इसलिए इसको हटा दिया था उन्होंने कि ये गैर इस्लामिक है, हमारे इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, यहाँ पे ये नहीं चल सकती। अब है दरबारी दिनचर्या। दरबारी दिनचर्या में क्या है आगे? शासक द्वारा झरोखे में 1 घंटे का समय लगाया जाता था। फिर वह नियमित प्रशासनिक गतिविधियों के लिए दीवान-ए-आम सार्वजनिक सभा भवन में आता था। इस सभा में दरबारी तथा अभिजात वर्ग के अतिरिक्त कानून यानी कार्रवाई का लेखन करने वाले होते थे। वहां पर विभिन्न विभागों के मंत्री या अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट रखते थे, जिसके बाद शासक तत्काल कार्रवाई का आगे बढ़ता था। दरबारी दिनचर्या थी। दरबारी दिनचर्या में क्या था भाई? झरोखे में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता था उनको। किसको? जो और लोगों को देखने के लिए, सूरज को निहारने के लिए, है ना, पॉजिटिव जो एनर्जी लेने का एक तरीका था, जो पुराने जो और शासक थे, प्राचीन शासक, उनसे अकबर ने ये लिया था। तो उसके बाद वो दीवान-ए-आम यानी सार्वजनिक सभा भवन में आता था। कौन? राजा, शासक। सभा के दरबारी जो है वो अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो सब वहाँ पे होते थे। यानी इसके बाद जो जितने भी लोग होते थे वो क्या करते हैं, ठीक है, उनका क्या कार्य है, वो सब देखता था शासक। वहाँ पर विभिन्न विभागों के मंत्री या अधिकारी, विभिन्न विभागों के जो मंत्री और अधिकारी हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट रखते थे। यानी अलग अलग मंत्रालय थे वहाँ पे भी, राजा के भी, भाई कोई नगर मंत्री कौन है, नगर को कौन देखेगा, ठीक है, कानून संबंधित चीज़ों को कौन देख रहा है वहाँ पे, है ना। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र के अंदर कौन जा रहा है,
और राज्यों की जो राजकोषीय प्रणाली उसको कौन देख रहा है, शिल्पकारों को कौन देख रहा है, विभिन्न प्रकार के जो किले और महल बनते रहते थे वहाँ पे। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें थी उन सबको जो देखते थे, रसोई वगैरह बहुत सारी महल के अंदर इस तरह की चीज़ें थी, वो सब अपनी अपनी रिपोर्ट रखते थे, राजा को बताते थे भाई आज हमारा ये प्लान है ना, कल का ये प्लान है। तो जो भी जो भी उनके प्लान्स होते थे वो वहाँ के जो अन्य विभागों के जो अलग अलग व्यक्ति थे, मंत्री थे, वो सब राजा को सारी चीज़ें समझाते थे, बताते थे। सामान्यतः 2 घंटे का समय दीवान ए आम में बिताने के बाद शासक अति विशिष्ट मंत्रियों की दीवान खास में निजी सभाओं का आयोजन करवाता था। यहाँ युद्ध, सैन्य कार्रवाई तथा गोपनीय मुद्दों पर विचार किया जाता था। पैसे के आय व व्यय की बात की जाती थी। यानी पहले कुछ सामान्य लोग थे, उसके बाद अति विशिष्ट मंत्री जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते थे राजा के पास, जो विभिन्न प्रकार की जो मतलब गतिविधियाँ हैं, है ना, और जो गुप्त चीज़ें हैं, जो गोपनीय है, जो सबके साथ सार्वजनिक नहीं कर सकते थे, राज्य के आम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता था, ऐसी चीज़ों के लिए वो मीटिंग्स करते थे। आय व्यय, कहाँ से टैक्स लेने हैं, कहाँ से पैसा, कहाँ से धन धान्य वापस लाना है अपनी, ठीक है, और कहाँ उनको खर्च करना है। युद्ध से संबंधित चीज़ें हैं, भाई सैन्य साजो सामान है, तो सारी चीज़ें उनके साथ ये विचार विमर्श करते थे पूरी अपनी दरबारी दिनचर्या में। अब इसके बाद दोपहर के बाद के समय में शासक विभिन्न साप्ताहिक आयोजनों में व्यस्त हो जाता। जैसे अकबर एक दिन चित्रकारों से चित्र देखता, एक दिन मुगल उत्पादन के क्षेत्र में कारखाने में जाता, एक दिन विद्वानों लेखकों सभा आयोजित करता, एक दिन शिकार को जाता था। इसी समय विभिन्न कलाकारों, गायकों, भवन निर्माताओं की गतिविधियों को देखी जाती थी। रात्रि के अवसर पर सप्ताह में एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था। यानी अलग अलग जो पूरा साप्ताहिक जो दिन भर की ये तो दिनचर्या थी इनकी, भाई सुबह सुबह किस तरह से वो, ठीक है, कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद सार्वजनिक सभा भवन में आता था, फिर उसके बाद वो जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं, कारीगर, उनके पास आता था, फिर अति विशिष्ट मंत्रियों के पास वो आता था। फिर दोपहर के बाद का जो समय बचता था उसमें अकबर ने हर एक दिन अलग अलग निर्धारित कर रखा था। कभी तो देखता भाई चित्रकारों ने कैसे क्या चित्र बनाए हैं, उनकी रिपोर्टिंग लेता था। कभी उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ, उन कारखानों में जाते थे। लेखक विद्वानों सभा आयोजित करता था, शिकार करना होता था तो वहाँ भी जाता था। तो ये अलग अलग टाइम था। विभिन्न कलाकार, गायक, भजन निर्माता गतिविधि देखता। रात्रि का जो समय होता था उसमें सप्ताह में एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो शाही दरबार हैं, ठीक है, मुगलों की, उनकी राजधानी है, वो कितनी ज़्यादा शान शौकत से जुड़ी हुई थी। उन्होंने सारा कुछ धन धान इन्हीं पे ज़्यादा खर्च किया था। अब शाही उत्सव व समारोह, अब इनके शाही उत्सव कैसे होते थे, इनके समारोह कैसे बनते थे, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। यह मुगल दरबार में सामान्यतः प्रशासनिक गतिविधियों का अतिरिक्त कुछ विशेष उत्सव समारोह होते थे। उस दिन दरबार को विशिष्ट ढंग से सजाया जाता था। सजाने के लिए रंग बिरंगे ढंग से सजे डिब्बों में रखी मोमबत्तियां, महल की दीवारों पर विभिन्न तरह के बंधनवार सज्जा के लिए विशेष रूप से तैयार चीजें तथा विभिन्न तरह की सुगंधित चीजों का प्रयोग किया जाता था। शाही उत्सव व समारोह 3 तरह के होते थे। मतलब जो भी ये जो समारोह होता था, ठीक है, ये 3 प्रकार के थे। भाई पूरे जो दरबार था, दरबार का मतलब पूरा महल ही हो गया पूरा, उसको सजाते थे अलग अलग तरह के बंदरवार जैसे अपन बोलते हैं, ठीक है, जो दरवाजों के ऊपर लगती हैं, उनको अलग अलग कलरफुल डब्बे बना के रख दिए। तो पूरी तरह से साज सज्जा, वो वहाँ सुगंधित जो चीज़ें थी, वहाँ खुशबू आती रही अच्छी, तो वो चीज़ें वहाँ रखी होती थी। तो इसमें जो 3 तरह के जो समारोह थे वो क्या क्या थे? सामूहिक सामाजिक समारोह, शाही विशिष्ट समारोह, और तीसरा है शाही दरबार का तीसरा था शहजादों की शादियों का होता था। अब इसमें ये जो समारोह है, इसमें 3 प्रकार के समारोह किस प्रकार के थे, ये काफ़ी बड़ा लेसन हो जाएगा अपना, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे कि भाई उनके जो शाही दरबार थे उसमें झरोखे क्या थे, उनकी दरबारी दिनचर्या क्या थी, और शाही उत्सव समारोह में क्या किया जाता था। अब समारोह के जो प्रकार है उनको हम कल पढ़ेंगे। इसमें मैं आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।